स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। मैं विशाल महाजन आज लेके आ रहा हूँ आपके लिए क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पहली वीडियो। इसके अंदर हम सबसे पहले ये सीखेंगे एक्चुअल में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जानने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। तो हम ये सारी चीज़ें सबसे पहले सीखेंगे, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे ताकि मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी बता पाऊँ। देन हम आएंगे दोबारा से बोर्ड के ऊपर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने। बस इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप लास्ट तक वीडियो देख लेंगे कि तो आपको आज इन्वर्स फंक्शन के बारे में और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना बोलूँ कि अगर आप लास्ट तक आज वीडियो देखेंगे तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन कौन से होते हैं। इन्वर्स फंक्शन को जानने से पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन आने चाहिए, ठीक है। वन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि हर किसी की अपनी एक इमेज बनती है। जैसे कि हमने यहाँ पे ए टू बी की मैपिंग करी, यहाँ पे ए टू बी, ठीक है, ये ए टू बी मैपिंग है हमारे पास। यहाँ पे वन एफ एक्स था कोई, तो वन पे उसकी इमेज कितनी बन रही है ए, टू पे कितनी बन रही है बी, थ्री पे कितनी बन रही है डी, और फोर पे कितनी बन रही है सी। हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल इमेज बन रही है, एक और सिर्फ एक, जिसे हम बोलते हैं वन फंक्शन, ठीक है। तो वो होता है वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होगा, जैसे वन की इमेज बन गई बी, टू की भी बी बन गई। अगर इसे आप लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, वन कॉमा बी, टू कॉमा बी, लाइक समथिंग लिखते हैं, ठीक है। और इसमें कैसे आ रहा था, वन कॉमा ए, टू कॉमा बी, थ्री कॉमा सी, थ्री कॉमा डी था, और फोर कॉमा सी, ठीक। तो हर किसी की अपनी एक रेंज थी जिसे हम इमेज बोलते हैं। पीछे वाले फंक्शन को इसको हम क्या बोलते थे, यहाँ से जो मिलता था हमें क्या मिलता था, डोमेन मिलता था, ठीक है। और यहाँ से इसे क्या होता है, ये कोडोमेन होता है। और रेंज क्या होती है, जो होती है सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन की होती है। मीन्स रेंज इसमें से होगी, या तो ये सारी हो सकती है या इसमें से होती है, ठीक है। जैसे कि अगर इसमें हम कोडोमेन की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ सारे थे, लेकिन रेंज की बात करते तो रेंज जो आती है वो क्या बनता है, रेंज का सेट अपने पास भाई। रेंज जो हो जाती है, आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, ए बी सी डी, ठीक है। तो रेंज जो होती है जहाँ तो इक्वल होती है कोडोमेन के, सबसेट होती है। चलिए आपको पता लग गया होगा वन फंक्शन क्या होता है, जिसकी अपनी एक सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनती है, हर किसी की अलग अलग होती है, रिपीट नहीं करती कभी भी। लेकिन मैनी वन फंक्शन क्या होगी, जैसे वन की भी बी हो गई, टू की भी बी हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वो ऑन टू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन इसको देख लेते एक बार, क्या कह रहा है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम पे, तो वन पे ए है, टू पे ए है, थ्री पे बी है, फोर पे सी है। अब बोलोगे सर ये तो मैनी वन फंक्शन में भी यही था, लेकिन ऑन टू फंक्शन में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये इसमें कुछ भी रिमेनिंग नहीं बच रहा, ठीक है। यहाँ पे वन की ए है, टू की ए है, थ्री की बी है, फोर की सी है, यहाँ कुछ भी रिमेनिंग नहीं बच रहा। मतलब अगर आप बोलो कि हर कोई एक इमेज बन रही है, अगर आप यहाँ से चले उल्टा चले तो ए का वन है, ए का टू होता है जो इसकी प्री इमेज कहलाती है। तो यहाँ पे भी कोई रिमेनिंग नहीं बच रहा हमारे पास, ये कहलाता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगर आप पढ़ो x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x। y में जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज जरूर है, कंपलसरी है। अगर ऐसा केस होता है तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है सर इन्वर्स फंक्शन कहाँ था। इन्वर्स फंक्शन होने के लिए सबसे पहले वन ऑन टू फंक्शन होना कंपलसरी होता है। वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए,
तो ही वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन कहलाता है, अदरवाइज वो इनवर्स फंक्शन नहीं पॉसिबल। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 1 की कितनी इमेज है बी, 2 की कितनी है सी, 3 की कितनी है ए, 4 की कितनी है डी। हर किसी की अपनी एक इमेज थी, और यहाँ भी कुछ रिमेनिंग तो बच ही नहीं सकता क्योंकि फंक्शन होता ही नहीं। अगर यहाँ कुछ बच जाए तो वो रिलेशन तो होता है, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं है रिमेनिंग, मतलब हर किसी की अपनी एक इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो इस बाइजेक्टिव फंक्शन अगर 1 और ऑन टू दोनों पॉसिबल होते हैं फंक्शन, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और बाइजेक्टिव फंक्शन होने पे ही वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन कहलाता है, वो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ आपको। चलिए बहुत छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं कि 1 फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, इन्वर्टेबल फंक्शन कौन सा होता है। बहुत छोटे से एग्जाम्पल से ये बात आपको क्लियर होने वाली है। जैसे हमने यहाँ पे लिया y इक्वल टू 2x, y मीन्स एफ एक्स हो गया हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 2x एक फंक्शन था हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दूं तो 2 1 जा कितना आ जाता भाई, 2 आ जाता। अगर 2 पुट करते तो कितना आता भाई अपने पास, 2 पुट करते तो 4 आ जाता है फंक्शन की वैल्यू 2 पे। और -2 पुट करते तो कितना आता भाई अपने पास, -4 आ जाता। मतलब कि जब x 1 पुट किया तो y 2 था, 2 पुट करने पे 4 था। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस पे इसी को यूज़ कर लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं अभी हम। यहाँ पे हमारे पास आ गई, एक है 2 है, 4 है, 6 है, -4। मतलब अगर 3 पुट करते तो कितना आता भाई अपने पास, 3 पुट करते तो अपने पास आ जाता 6। तो मतलब कि 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, यहाँ पे 1 का रिलेशन बना 2 के साथ। 1 की इमेज कितनी है, 2 है। 2 की इमेज कितनी थी भाई, 2 की इमेज थी 4। 3 की इमेज कितनी होती, 6 होती। और यहाँ से अगर मैं -2 की कितनी होती, -4 हो जाती ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई रिमेनिंग तो बचा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन में तो यहाँ तो वैसे भी नहीं बचता। और यहाँ पे भी सब है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। मतलब 1 की इमेज कितनी है 2, और 2 की प्री इमेज कितनी होगी भाई, 1 होती, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, अब अगर मैं इसको रिवर्स करता, रिवर्स का मतलब अगर y इक्वल टू 2x था और x इक्वल टू y/2 कर दूं। अब अगर यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अगर आपने यहाँ डोमेन रेंज लिखा होता तो आप लिखते 1,2, 2,4, 3,6 एंड -2, -4, यही बनाते। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं y2 पुट करूँ तो x कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये a टू b की मैपिंग थी, और अगर अब मैं b टू a की मैपिंग कर दूं तो कितना हो जाता। अगर आप देखो यहाँ y अगर 2 पुट करते हम तो x कितना आता, 1 आता कि नहीं आता। 4 पुट करते हैं तो 4 पुट करने में कितना आता, 2 आता कि नहीं आता, ठीक है। यहाँ ये 1 1 था, ऑन 2 था, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन था, बाइजेक्टिव था तो ये इन्वर्टेबल भी था। तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो ये इसका इनवर्स है। ये इन्वर्टेबल फंक्शन था और ये इसका इनवर्स कहलाएगा। और इनवर्स में अगर आप देखो, फंक्शन में जो उसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज हो गई, जो उसकी रेंज थी वो इसका डोमेन हो गया, वो कहलाता है इन्वर्टेबल फंक्शन। चलिए इसे एक एग्जांपल से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करके देखते हैं एक बारी हम इसको, कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, यहाँ पे सबने किया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, अगर आप यहाँ पे साइन एक्स की जगह x में अगर हम 0 पुट करते तो 0 पे कितना आता है भाई, 0 आता है। अब बात यहाँ पे आती है कि साइन एक्स इन्वर्टेबल फंक्शन है कि नहीं है। साइन एक्स फंक्शन तो है, लेकिन इन्वर्टेबल है कि नहीं है वो देखेंगे। और साइन पाई अगर पुट करता तो कितना आ जाता भाई, 0 ही आता साइन 180 भी। तो इसका मतलब 0 पुट करने पे भी x कितना दे रहा है मुझे, 0 दिख रहा है। और पाई पुट करने पे भी कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन तो होगा ही नहीं, और 1 1 ही नहीं होगा तो इनवर्स फंक्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या साइन एक्स इन्वर्टेबल होता ही नहीं है, साइन एक्स का क्या इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते हम। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो पॉसिबल है, लेकिन अगर इसका बाहर ये बाउंड्री मैं तोड़ दूंगा तो वहाँ इन्वर्टेबल नहीं होगा, वो इनवर्स फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसको हम ग्राफ से समझेंगे तो जिंदगी में कभी
नहीं भूलने वाले आप। ग्राफ हमने बनाया है y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। 0 पे 0, 90 पे 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, 360 पे 2 पाई पे फिर 0 हो गया, -90 पे -1। अब अगर आप यहाँ पे देखो, आपको साफ मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यू रिपीट, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, तो ये 1 1 फंक्शन तो है नहीं। लेकिन अब जरा ध्यान से समझना, ये इन्वर्स फंक्शन 1 1 ऑन 2 फंक्शन कब हो सकता है, जिसकी वजह से इन्वर्टेबल हो जाता है। अगर मैं इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स को यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लूँ, ये देखो -90 से 90 तक अगर लूँ तो हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल इमेज बनेगी। यहाँ पे ये तो ग्राफ था हमारे पास। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें से ये हटा दूँ, ये 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 देखो, अब कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। तो इसका मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर ये -90 से 90 के बीच में x लूँ तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, और जब ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा तो इसका ये इन्वर्टेबल भी हो जाएगा, और इसका इन्वर्स और ऑनटू भी हो जाएगा, और इसका इन्वर्स जो होगा, जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है साइन, दिस इज साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स लिखा जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे पहले x वैल्यू पुट करते थे आप, तो y आता था, ठीक है। जब y इक्वल टू मेरे पास था साइन x, तो x इक्वल टू जो लिख सकते हैं आप इसको साइन इनवर्स y लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे अब पहले y 0 पुट किया था, 0 आया था। अगर ध्यान समझना इस बात को, अगर मैं यहाँ पे π/6 पुट करता तो ये मुझे कितना देता, 1/2 पुट करता। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 पुट करूंगा, साइन इनवर्स 1/2 होगा, तो ये मुझे π/6 दे देगा। फंक्शन में क्या था, x पुट कर रहे थे, y जो उसकी डोमेन थी वो रेंज हो गई, जो रेंज थी उसकी डोमेन हो गई। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। इसकी डोमेन कितनी है, -1 से 1, और रेंज कितनी है, -90 to 90, जैसे अभी हमने सीखा था, ठीक है। जबकि अगर y इक्वल टू साइन एक्स होता तो ये उसका क्या होता, तो डोमेन होती थी और ये उसकी रेंज होती थी। लेकिन इन्वर्स फंक्शन में ये उल्टा हो गया, ये डोमेन हो गई, वो क्या हो गया, रेंज हो गई, ठीक है। इसी हिसाब से y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, -1 to 1 डोमेन और रेंज 0 to पाई। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, आपके काफ़ी काम आएगी, और आप बना भी सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस इतना बोलूँगा कि आज ये पूरा वीडियो देखेंगे तो उसके बाद सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो देख लीजिए। साइन इनवर्स -x इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स x के, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x के होता है इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। अब हमने सीख लिया है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कि उनकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है अलग अलग क्वेश्चन की। मेरे पास क्वेश्चन, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया अपने पास साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, साइन इनवर्स 1/2। अब पहले क्या होता था कि हम 30 डिग्री पुट करते थे साइन 30, तो हमें क्या मिलता था, 1/2। अगर साइन इनवर्स 1/2 है तो ये कहाँ पे आता है, कहाँ आएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, डोमेन रेंज। तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, अगर आप लिखना चाहो तो सीधा सीधा π/6 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। और दूसरा तरीका भी अपने पास, अगर आप इसको इस तरीके से लिख लो, साइन इनवर्स 1/2 साइन के टेबल में कहाँ आएगा भाई, साइन π/6 पे। और साइन की हमने रेंज क्या पढ़ी थी, -90 से 90, तो 30 आता है उसके बिटवीन, तो कितना आंसर आएगा, π/6। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, क्लियर है। अगर इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन हम ले लें, यहाँ पे हमारे पास अगर होता cos इनवर्स 1/2, तो मैं कितना लेता,
कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 कहाँ आता है भाई कॉस के टेबल में? भाई कॉस के टेबल में कहाँ आएगा? 60 पे आएगा। तो सीधा सीधा आप इसको क्या लिख सकते थे? π/3। जहाँ ऐसे भी लिख सकते कॉस इनवर्स कॉस π/3, तो आंसर π/3 60 डिग्री आ जाता। तो इस तरीके से आप इसको करते हो। ये 2 छोटे क्वेश्चन किए थे। चले थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अगर हम करते, थोड़ा सा बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं, जैसे मैंने ले लिया tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 हमने फॉर्मूले में जो पढ़ा था वो पढ़ा था tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। तो पहले मैं इसको लिखूंगा -tan इनवर्स x, और √3 कहाँ आता है अभी? इसमें 60 पे आता है, तो -π/3। अब चलिए अब ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा था cos इनवर्स -x इक्वल टू पढ़ा था पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर आपने फॉर्मूला देखा हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। कितना पढ़ा था? पाई माइनस कॉस इनवर्स x कितना है? 1/2। और कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ होता है भाई? कितनी होती है इसकी वैल्यू? 60 डिग्री। π/3 हो गया ये हमारे पास, तो आंसर आ गया 2π/3 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से इसको देख लेते हैं भैया। कॉस इनवर्स -x है तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा भाई? पाई माइनस कॉस इनवर्स x के, और पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 कहाँ पे आता है भाई? अपने पास आता है 30 पे, तो ये हो गया π/6। तो आंसर कितना हो गया? 5π/6। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इस तरीके से आप सॉल्व करें। और इसी की जगह अगर साइन इनवर्स -x होता तो कितना होता? -sin इनवर्स x करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके 2.1 सारी की सारी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम एक क्वेश्चन अभी और सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, इससे बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा और आपकी 2.1 पूरी आप कंप्लीट सॉल्व कर पाएंगे। चलिए tan इनवर्स 1 कहाँ पे आएगा भाई? 45 पे, तो इसको tan इनवर्स 10 π/4 भी लिख सकते हैं। तो सॉल्व करके कितना आता? π/4, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप इसको। cos इनवर्स -x जो किसके इक्वल होता है भाई? पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। साइन इनवर्स -x जो किसके इक्वल होता है? माइनस साइन इनवर्स x के। अगर इसे एलसीएम लेते तो ये होता है 5π/4। कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ पे आएगा भाई अपने पास? 1/2 कहाँ आता है भाई कॉस में? अपने पास 60 पे आता है, तो ये कितना आ जाएगा? π/3। फिर हमारे पास माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 कहाँ पे आता है भाई? 30 पे, तो π/6। टेक एलसीएम अगर आप लेते तो आपके पास आता है 12 लेते तो ये होता है 15π, ये हो जाता अपने पास 4π, और ये होता 2π। तो सॉल्व करके आता 9π/12 इक्वल टू 3π/4। आपके पास आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अब 2.1 के सारे क्वेश्चन और उसके अलावा भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा आप सारे के सारे कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको 2.1 में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख पाए।